हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं इंटरव्यू के ऊपर बात करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों के डाउट्स हैं उन सबको मैं एक ही वीडियो में सम अप कर दूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर आना ज़रूरी है तभी हमें अच्छी मार्किंग मिलती है, क्या हम इंटरव्यूअर को ब्लफ कर सकते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे धीरे धीरे हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी थी जो जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर करना है, तो उसमें आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि मैं कौन सी पीडीएफ की बात कर रही हूँ। तो मैं जो मंथली डिटेल्ड Q&A पीडीएफ आती है ना उसकी बात कर रही हूँ। टॉप 100 Q&A पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, डिटेल्ड वाली Q&A पीडीएफ आती है उसकी बात कर रही हूँ फर्स्टली। सेकेंडली, आपको मंथली कंपाइलेशन से पहले डेली पे रिलाई करना चाहिए, बिकॉज आपको ही पता है कि कंपटीशन हर ईयर बढ़ने ही वाला है। सो मेरे लिए स्ट्रैटेजी वर्क कर गई कि मैंने मंथली कंपाइलेशंस को फॉलो किया। इट मे बी पॉसिबल कि आपके लिए ना करें। अगर आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि टाइम आपके पास कम है, तब आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग अभी डेली करने की कोशिश करो, ठीक है। थर्डली, मुझे नहीं पता कि क्या वो वीकली पीडीएफ का कंपाइलेशन है, कि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि जो डिटेल्ड Q&A पीडीएफ है तो क्या वो वीकली वाले का कंपाइलेशन है। तो मुझे नहीं पता कि वो वीकली वाली का है, क्योंकि मैंने वीकली वाली पीडीएफ नहीं पढ़ी। बहुत रेयर इंस्टांस ऐसे हुआ है जब मैंने वो पढ़ी है, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम कभी मिड ऑफ द मंथ होता था, जैसे 15, 16, 20, तब मुझे वीकली पढ़नी पड़ती थी, अदरवाइज़ मैं मंथली पे ही रिलाई करती थी, ठीक है। तो डिटेल्ड वाली बात कर रही थी मैं। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात हो गई। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। और अगर आपको क्यूआरई के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूँगी, आप देख लेना। तो कि क्यूआरई को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम इस वीडियो की बात करते हैं और इंटरव्यू पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मुझे SBI PO में के इंटरव्यू में 46 मार्क्स मिले थे 50 में से। और आई एम द सेम पर्सन, और इसी ईयर में, मतलब इसी रिक्रूटमेंट ईयर में 2021 की, मेरे को RRB PO में 53 मार्क्स मिले थे 100 में से, ठीक है। तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 मार्किंग्स। अब ऐसा क्यों है, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। जबकि आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर RRB इंटरव्यू एज़ कम्पेयर टू SBI इंटरव्यू। इससे क्यों हुआ था, क्योंकि RRB का जो इंटरव्यू था वो पहले ही कंडक्ट हुआ था, मतलब नवंबर में कंडक्ट हुआ था, और SBI का फरवरी में हुआ था। पहले मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था और ज़्यादा पढ़ाई की थी ऑब्वियसली। फिर तो बाद में रिविजन ही करना था, तो मैंने कम पढ़ा था, पर मैंने RRB के लिए ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मुझे RRB में इतने कम मार्क्स मिले और SBI में मेरे को जिसने सेल थ्रू करवाया वो इंटरव्यू ही था। पहले मैं बताती हूँ RRB PO का, मैं अपना प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताती हूँ और उससे मेरी क्या लर्निंग हुई उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। RRB PO का मैंने बताया, जैसे मेरा नवंबर में इंटरव्यू था और आई वॉज हाईली कॉन्फिडेंट उस वक्त की, ठीक है। इसके 2 बहुत बड़े रीजंस थे। पहला रीज़न था कि मैंने तब तक कोई फेलियर नहीं देखा था, ठीक है। हर प्री क्लियर होता जा रहा था, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ गया, फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आई वॉज हाईली कॉन्फिडेंट। तो एक तो वैसे कॉन्फिडेंस था। दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस, मेरे को BE हो, FE हो या इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस हो, तो मेरे को ये टॉपिक पसंद है और मैंने इनको बहुत थरोली पढ़ा है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कपिल काटपाल सर के साथ जो मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो आप मुझे जज कर सकते हो कि मेरे मन में वो कितना ज़्यादा बैठा हुआ है, जितनी भी बैंकिंग अवेयरनेस है। तो मतलब तोते की तरह मुझे कोई रात में नींद में भी उठा के बोल दे तो मैं सबको सब सुना सकती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने इंटरव्यू के लिए कि बस मेरा तो सबसे अच्छा होगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी बबली हंसती खेलती कूदती गई। इवन जब मेरे इंटरव्यू से पहले हमें एक बेंच पे बिठाया गया था, तो मेरी अगर पोजीशन ये है तो मेरे पहले वाले बंदे को मैं बोल रही थी, अरे आप डरो मत, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज हेयर, आप कुछ यहाँ से गेन ही करके जाओगे। मैं उनको उल्टा मोटिवेट कर रही थी, ठीक है। पहले रूम में घुसने से पहले ये था, और फिर रूम के घुसने के बाद तो जज्बात ही बदल गए, ठीक है। इट वॉज मैं क्या बताऊँ कैसे एक्सपीरियंस था वो। आई फील दैट इंटरव्यू इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। एक बोर्ड आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है, मतलब आप प्री क्लियर करके आ रहे हो, मेंस क्लियर करके आ रहे हो, एंड देन इंटरव्यू का वो सिनेरियो। मैंने
इन्फोसिस में आई वॉज वर्किंग विद इन्फोसिस, मैंने जुलाई 2021 तक इन्फोसिस में काम किया था। तो ये बात मैंने अपनी जो हम भरते हैं अपना फॉर्म उसमें मेंशन किया हुआ था। तो उसी फॉर्म का प्रिंट उन लोगों के पास ऑलरेडी होता है, जो हमारा बोर्ड ऑफ पैनल्स होते हैं उनके पास वो फॉर्म होता है। सो भाई वो उसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, आपने इन्फोसिस क्यों छोड़ी, आपने इन्फोसिस को लात मारी, ऐसे ऐसे आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वेस्ट करी, ऐसे ऐसे करके मतलब वो इसी बात को ऐसे रबड़ की तरह खींचने लग गए और वो उसी पे घूमते रहे, ठीक है। और एक मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने इन्फोसिस छोड़ी है, इट इज़ अ वेरी बोल्ड डिसीजन, उन्होंने ये बोला था। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट शी इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग कि मैंने बैंकिंग के लिए इन्फोसिस जैसी इतनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा। बट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, इट वॉज अ सरकास्टिक कमेंट मे बी, या वो हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन उनकी सोच से जो हमारे बीच के चेयरपर्सन होते हैं उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो एक तो मेरी इसी बात के पीछे पड़ गया, भाई आपने इंजीनियरिंग को लात मारी, आपने इन्फोसिस छोड़ी, इन्फोसिस क्यों छोड़ी, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा, सो मैंने बहुत जेन्युइनली उन्हें रिप्लाई दिया, ऑनेस्टली, मतलब कि मेरे को बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा था इसलिए मैंने छोड़ा। सो दैट वॉज माई फर्स्ट लर्निंग, यू नेवर हैव टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए बट आपको शुगर कोट करना आना चाहिए। बिकॉज मेरे को तो ऐसा लगा कि ऑनेस्टी वॉजंट रिस्पेक्टेड, मैंने तो जेन्युइन रीज़न दिया था बट दे वरंट सेटिस्फाइड एट ऑल। अगर मैं उसी को थोड़ा शुगर कोट करके बोलती मे बी तो वो उनको ज़्यादा बेटर वर्क करता। सो मेरी जो फर्स्ट लर्निंग थी वो ये थी कि इतना भी ज़्यादा ऑनेस्ट होना सही नहीं है, यू हैव टू शुगर कोट, ठीक है। तो आप भी कभी इतने ऑनेस्ट मत होना अपना, अगर आपको भले आपकी यही बात हो कि आपका भी इंटरेस्ट बैंकिंग में ही था इसीलिए आपने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, बट आप उसको मोल्ड करके ही बोलो ताकि उनको थोड़ा वो कन्विंसिंग लगे, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो मुझसे पूछा बेसल नॉर्म्स के बारे में, ठीक है, कि बेसल नॉर्म्स क्या हैं। अब मेरे को बैंकिंग आती तो थी बहुत अच्छे से, बेसल नॉर्म्स भी पता थे, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं पता था कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकूँ बेसल नॉर्म्स, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इजंट इट। जिन लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी होगी दे कैन रिलेट इट बेटर कि बेसल नॉर्म्स आर वे टू कॉम्प्लिकेटेड, और उसको समझाना बताइए मतलब मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और मैंने इसके लिए अनिल अग्रवाल, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, अनिल अग्रवाल सर की भी वीडियो देखी थी, एक ही वीडियो थी उनकी बेसल नॉर्म पे, जो भी मुझे समझ नहीं आई थी बिल्कुल, ठीक है। वो तो मैंने जो अपने दूसरे सोर्स से पढ़ती हूँ उनसे समझ आई थी, बट बेसल नॉर्म की जो सर ने समझाई थी मुझे नहीं समझ आई थी कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ अपने शब्दों में। स्टिल आई स्टार्टेड विद कि बता दूँ बेसल वेसल इधर उधर से कुछ कुछ राउंड एंड राउंड, बट ही वॉज लाइक बेसल नॉर्म्स क्या हैं, दे वर वेरी रूड, आई मस्ट टेल यू दे वर वेरी रूड, स्पेशली द चेयरपर्सन वॉज वेरी रूड, ठीक है। मैंने बोल दिया सर मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं लगा, भाई छोड़ो, मैं कुछ भी बोलूँगी वो मेरे अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत नेगेटिव ही जा रहा था, वो इन्फोसिस को छोड़ी और इंजीनियरिंग को छोड़ी, बस यही था उनको, फिर बेसल बुल से छोड़ दिया, ठीक है। आई जस्ट सेड आई डोंट नो। सेकेंड उन्होंने मुझसे पूछा है NPA के नॉर्म्स। सो NPA एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो ऐसे टर्म्स हैं जो सब बच्चों को मुँह ज़ुबानी रटे होते हैं, ठीक है। मैं खुश हो गई, NPA आ गए, मज़े आ गए। तो NPA नॉर्म्स उन्होंने करके पूछा, मैंने पूछा सर वही ना कि NPA के कौन कौन से, मतलब किस किस कंडीशंस में NPA होते हैं वही बताना ना। आप तो बोलते हैं आपके पास 1 मिनट है, आपको NPA के बारे में जो पता है बोल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बोलती हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया NPA के डेफिनेशन वगैरह से, और जो भी उसके कैटेगरीज थे मैं वो बताने वाली थी। जैसे 3 होता है ना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, ठीक है। तो मैं वो कैटेगरी एक्सप्लेन कर रही थी उन्हें। तो डाउटफुल में भी एक सब कैटेगरी होती है जो शायद 1 साल के लिए एक वर्ड बोला जाता है, मतलब कुछ कैटेगरी बोली जाती है 1 साल को, और 1 से 3 साल के लिए एक कैटेगरी बोली जाती है, ठीक है। मुझे वो नहीं पता था क्योंकि मैंने कपिल काटपाल सर से पढ़ा था, उन्होंने ये चीज़ कवर नहीं की थी। मैं सर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज वो बहुत ही माइन्यूट चीज़ें थी, ठीक है। और वो आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तब भी आपको पता चल जाएंगी, इतना भी बारीकी में घुसने की क्या ज़रूरत थी। पर उन्हें तो कुछ प्रॉब्लम हो ही गई थी मेरे से, तो बस वो उसी को लेके फिर वो वहाँ शुरू हो गए, ऐसे रबड़ की तरह खींचते रहे, ठीक है। पहले सर ने पूछा नहीं ऐसे कैसे लॉस सेट में हो जाता है, कुछ तो होगा ना। अच्छा मुझे नहीं पता, तो पहली बारी में समझ आना चाहिए नहीं पता, बट नहीं, वो उसी पे हो गए शुरू। फिर बराबर वाले सर थे, उन्होंने बोला कुछ ऐसे कुछ कमेंट उन्होंने बोला होगा कि बताओ क्या है ये सब करके। तो सर बोलते हैं उनको कि अरे सर इसको नहीं पता, रहने दो। उन्होंने लाइक क्या ही हो रहा है ये। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था कसम से, ठीक है। और पता नहीं मतलब मेरी ना ईमेल आईडी थोड़ी सी वियर्ड है एक्चुअली, मैंने बहुत अपने बचपन में बनाई थी
और मुझे पता नहीं था कि वो इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी मेरे इंटरव्यू में। तो और मैं बिल्कुल बताने नहीं वाली कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अपना मजाक नहीं बढ़ाना है। ऑलरेडी मुझे काफ़ी बार सुनने को मिल चुका है इस चीज़ पर, मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं था इसे। तो मेरी थोड़ी सी वियर्ड ईमेल आईडी थी, दो ईमेल आईडी उन्होंने देख लिया था, ठीक है। चेयरपर्सन जो सर थे उन्होंने पहले ही देख लिया था मेरे रूम में एंटर होने से पहले। तो एक जो उनका परसेप्शन था ना मेरे बारे में, वो मेरे इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले ही मेरे बारे में उनका बन चुका था। इवन उन्होंने मुझे ये कमेंट पास किया था इंटरव्यू के बीच में कि ये इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दैट आपको थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला था कुछ। सो मैं समझ गई थी बस हो गया इंटरव्यू, तो अब क्या ही नंबर वो मुझे देंगे जब वो मुझे मेच्योर पर्सन ही नहीं समझते। तो और उन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया अपने आप को जस्टिफाई करने का कि अगर मेरी ईमेल आईडी है तो ऐसे क्यों वो कहना। चलो तो मेरी गलती है, आई शुड हैव चेंज। मेरे को पहले भी काफ़ी लोगों ने टोका था, बट मुझे लगा नहीं था कि प्रोफेशनली इतना वो इम्पैक्ट करेगी। तो एक वो चीज़ हो गई। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आरबीआई की साइट बताओ, मैंने बता दी थी उन्हें, ठीक है। और हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने पूछा आपने कौन से एजुकेटर को फॉलो किया, मैंने बोला कपिल काटपाल सर को फॉलो किया, नहीं उन्होंने कहा अनअकैडमी को मैंने फॉलो किया। तो मैम बोलती है अनअकैडमी को अनलर्न कर दो और रिलायबल सोर्सेज को फॉलो करो, जैसे कि बुक्स फॉलो करो 10th की 11th की 12th की। एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या 10th की बुक्स में भी ये सब होता है, मुझे नहीं पता था। मेरा ICSE बोर्ड था 10th तक, सॉरी ICSE बोर्ड था 10th तक, और मैंने गलती से ICIC बोल दिया शायद। ICSE बोर्ड था 10th तक और उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि 10th में ये सब चीज़ें होती भी या नहीं होती। और उन्होंने कहा 11th 12th की बुक को और RBI की साइट से पढ़ाई करो, ये सब करके उन्होंने कुछ बोला था। और जबकि मैं RBI की साइट से पढ़ती हूँ और भी बहुत साइट से मैं पढ़ के गई थी, जो भी रेलिवेंट साइट्स थी, जो भी मैंने इस वक्त प्रिपेयर किया था, बट मैं उनको बोल ही नहीं पाया। एक्चुअली वो एक क्वेश्चन सामने से आ रहा है, सेकंड भी तभी, थर्ड भी तभी, फोर्थ भी तभी, मतलब दे ऑल वर पुटिंग क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। उन सबको तभी सारे क्वेश्चन बोलते थे, तभी सबको आंसर्स चाहिए थे। तो मैं क्या ही बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बोलने लायक छोड़ा नहीं था उस पूरे इंटरव्यू में, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज दे हैड अ प्रीवियस नोशन अबाउट मी कि मैं इस तरह की बंदी होंगी कुछ जिसको मैच्योरिटी की कमी, ये सब इन्होंने ऐसे पहले ही सोच लिया था। तो मैं गई बहुत खुशी खुशी थी, बट जब मैं आई मेरे पेरेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे थे। मेरा लखनऊ में इंटरव्यू था और आफ्टरनून की शिफ्ट थी। वो मेरे फेस से पहचान गए, मैं आई वॉज अबाउट टू क्राई, मैं रोने वाली थी वहाँ पे, एंड इवन आई हैड टीयर्स, ठीक है। तो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था RRB का, बल्कि आई वॉज द सेम पर्सन। मेरी तब भी वही तैयारी थी जब मेरी SBI के लिए थी, लेकिन जो बोर्ड था वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव बोर्ड नहीं था, और ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपका बैड लक ही है अगर आपको ऐसा बोर्ड मिल जाए जो आपको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप और बोलो, आपको डीमोटिवेट कर दे कि आपको कुछ आता भी हो तो भी आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। कुछ गलती मेरी भी थी, आई वॉज ऑल्सो अंडर प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू भी कोई दिया नहीं था। तो ऑनेस्टी से आंसर्स देने सोचा और उनके ट्रैप में फंस गई, जो भी था इन शॉर्ट। बट मतलब मैं खुश थी, मैंने बताया ना, मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थी, खुश थी, सबसे बात कर रही थी। तो एक सर थे वहाँ पे, और एज ऑन डेट ही इज़ अ स्केल 3 ऑफिसर इन आर्यवर्त बैंक। तो जब 1 जनवरी को हमारा RRB का रिजल्ट आया था, ही इवन कॉल्ड मी, आई डोंट नो हिम। मैं आज भी उन्हें हो सकता है बाय फेस पहचान लूँ, बट मेरे को नहीं पता कि वो कौन है, मैं नहीं पहचान पाई इन्हें, ठीक है। पर उन्होंने मुझे पहचान लिया, और वो मुझे आज भी कॉल करके पूछते हैं। अभी 1 जन को भी किया था, अभी रिसेंटली मार्च में भी उन्होंने मेरा SBI के रिजल्ट आए पहले कॉल करके पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। और आप SIDBI की जैसे नोटिफिकेशन आई हुई थी, तो वो भी बोला था कि अप्लाई करो ये सब करके। और आई डोंट नो हाउ डिड ही रिलेट विद मी, उन्होंने कैसे किया मुझसे। सो ऐसे ही होता है, मतलब कि आप सोच के कुछ जाते हो और हो कुछ जाते हैं। तो एक तो जो लर्निंग इससे मिली कि डोंट बी वे टू ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी टू ऑनेस्ट, ठीक है। अपने शब्दों को थोड़ा सा आपको फ्रेम करके जाना ही है। किसी भी क्वेश्चन का, जैसे आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या आप कोई भी अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बाद ये बैंकिंग क्यों चूज़ करा, ये मत सोचना कि मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट आंसर दे दूँगा। मैंने ये गलती RRB में की थी, मैंने इन चीज़ों के आंसर प्रिपेयर नहीं किए थे, स्पेशली कि वाई बैंकिंग आफ्टर ये। आई थॉट मैं ऑनेस्ट रहूँगी, बट दैट डिडंट वर्क, ठीक है। तो हर चीज़ का आंसर आप लिख के जाओ, ठीक है।
तो हर चीज़ का। अब जब मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो मॉक इंटरव्यू था, उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था 50 सेकंड का, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने कमेंट किया कि बहुत ही लंबा है ये वो, ठीक है। एनपीए जैसा टॉपिक जो मैंने अभी लास्ट ईयर ही पढ़ा है, उस पर मुझे सामने बोर्ड बोल रहा है कि आप 1 मिनट उसके बारे में बोलो। तो मैं खुद अपने साथ, जो मैं 23 साल से अपने साथ रह रही हूँ, क्या मेरे पास अपने बारे में बोलने के लिए 1 मिनट भी नहीं है? सो इतना क्रिस्प मत रखना अपना इंट्रोडक्शन। वो ऑलरेडी अगर उन्हें आपको इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो वो इसलिए ही ले रहे हैं ना, मतलब दे वांट टू नो समथिंग एडिशनल अबाउट यू, जो इस चीज़ में नहीं लिखा आपके जो भी फॉर्म है उसमें नहीं लिखा। वो इससे ज़्यादा आपके बारे में कुछ जानना चाहता है। अगर आपको वही वो सब बातें जानना चाहते हैं तो वो आपसे क्यों पूछेंगे? वो तो उनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रखना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। अपना नेम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस जिसे मैं गाज़ियाबाद से करती हूँ, और इसे मेरे को प्रिपरेशन के दौरान पता चला इसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। सो इट्स एन एड ऑन पॉइंट, ठीक है, जो आप सामने वाले को दे रहे हो। फिर आपको ये भी है कि आपने बोला कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि कैसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश है। मतलब अगर आपको इंट्रोडक्शन का मौका वो लोग दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब तब आप अपने इंटरव्यू को अपनी तरह से ड्राइव कर सकते हो। आपने सुना होगा ना, बहुत लोगों को बोलते हैं कि इंटरव्यू को आप खुद ड्राइव करो। ऐसे नहीं ड्राइव हो सकता वो इंटरव्यू खुद से, अनटिल एंड अनलेस बोर्ड आपको अलाउ ना करे। अगर बोर्ड आपको पहले बोलने का मौका दे रहा है, उसने बोला आपको कि आप इंट्रोडक्शन दो अपना, तो दैट मीन्स कि वो चाहता है आप अपनी तरफ से ड्राइव करने की कोशिश करो उस इंटरव्यू को। अगर उसने बीच में से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तब आप नहीं कर सकते उसे ड्राइव डायरेक्टली। तो लेकिन इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि आपके मुंह से निकले शब्द दैट कैन बी योर, मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसे कोई भी शब्द मुंह से मत निकालो जिसको आप काउंटर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही जनरल रूल है। आप किसी से भी 2 लोग आपस में बात करेंगे तो बातचीत उसी बातों में उसे होती है जो बात किसी के मुंह से निकलती है। अगर आप किसी चीज़ को लेके श्योर ही नहीं हो, या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आगे, या उसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उसको मुँह से निकालो ही मत, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते ड्राइव अगर बोर्ड आपको मौका नहीं दे रहा। और अगर मेरा जैसे मुझे आरबीआई में बोर्ड मिला था, बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव बोर्ड, तो फिर भूल ही जाओ। मतलब इससे ज़्यादा बैड लक कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। सो 1-2 लर्निंग ये थी। फिर हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज की। मैंने अपने इंटरव्यू से पहले, जो मेरा आरआरबी का इंटरव्यू था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने ऑलरेडी 4 बार बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और फिनेंशियल अवेयरनेस मैंने ऑलरेडी 4 बार कंप्लीट करी थी, जितना मुझे याद आ रहा है। इससे ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं है, ठीक है। और जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मुझे पता था कि आज मैं आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दे रही हूँ, कल को हो सकता है मुझे आईबीपीएस का भी देना हो, मुझे एसबीआई का भी देना हो, या मेरा क्लियर नहीं होता तो मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से अटैम्प्ट देना हो। तो मैं थोड़ा ना बार बार वीडियो सोर्सेज को खोल के पढ़ती रहूँगी। तो मैंने नोट्स बना लिए थे अपनी लैंग्वेज में, जिसे मैंने सब लिख लिया था। जो भी सर ने पढ़ाया, मैंने कपिल काटपाल सर को फॉलो किया था बहुत रिलीजियसली। आपको उनके वीडियो लेक्चर पेड में तो मिल ही जाएंगे, जो उनका बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है। आपको उनके जो उनकी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो है वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे बहुत ईजिली मिल जाएंगे। एंड देयर इज़ नो डिफरेंस इन इस पेड क्लास और फ्री क्लास, वो सेम ही पढ़ाते हैं बिल्कुल। तो मैंने उनको रिलीजियसली बहुत फॉलो किया था, और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। इवन आप उसे पढ़ोगे ना तो आपकी खुद से जो फिनेंशियल अवेयरनेस है, जो आपकी बैंकिंग की टर्म्स हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आप जब आर्टिकल्स भी पढ़ोगे फिनेंशियल बेस, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आप समझ पाओगे कि पैसेज या पैराग्राफ वो बोल क्या रहे हैं। सो इट्स बेटर आप अपने प्रिपेयरिंग डेज में ही उसको कंप्लीट कर लो। ऐसा मत सोचो कि मेंस के बाद मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँगा। आपको टाइम तो इनफ मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी फ़िनेंशियल नॉलेज है ना, वो नहीं बढ़ पाएगी। और वो नहीं बढ़ पाएगी तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में लैग करोगे, अगर आपको फिनेंस बेस्ड कोई आर्टिकल पैसेज देखने को मिल गया तो। सो इट्स बेटर आप अभी से इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो हाँ, आप उनको फॉलो कर लेना, कपिल काटपाल सर को, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप आरबीआई की साइट के साथ टच में रहना, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो तो आप एक बार पढ़ लिया, आपने कहीं से भी पढ़ा, पर आप एक बार साइट पे भी देख लेना कि क्या क्या लिखा है। अब आपको नॉलेज तो हो ही गई ना, अगर आपको कुछ एड ऑन मिल गया तो आपके लिए अच्छी बात है, बेनिफिशियल है। तो आप आरबीआई की साइट के साथ टच में रहना, कपिल काटपाल सर का फॉलो करना। तीसरी चीज़ आती है करंट अफेयर्स। क्या करंट अफेयर्स करनी चाहिए? तो हाँ,
करंट अफेयर्स तो करनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि जैसे हम बैंकिंग के लिए करते हैं कि रिलीजियसली मतलब बैठे हैं पूरे पूरे दिन करंट अफेयर्स पढ़ें, ऐसे नहीं। कुछ हॉट टॉपिक्स, जैसे अभी के केस में क्या था कि यूक्रेन रशिया है ना, ये बहुत न्यूज़ में था। फिर उधर भारत पे का अश्नीर ग्रोवर सर, वो काफ़ी न्यूज़ में थे। तो जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, या फिर LIC का IPO आया, इनको कवर करो। इनको आप कैसे कवर कर सकते हो? स्टडी IQ पे अंकित अग्रवाल सर है ना, वो रीसेंट बर्निंग टॉपिक्स को ही कवर करते हैं, तो मैंने तो उनको फॉलो किया था कोई भी बर्निंग टॉपिक को कवर करने के लिए। उसके अलावा जितनी भी बैंकिंग न्यूज़ हैं, आप पूरी करंट अफेयर्स मत पढ़ो, लेकिन अफेयर्स क्लाउड में ही जो रेगुलरली जब आपका इंटरव्यू है, मतलब उससे 10-15 दिन पहले की आप बैंकिंग न्यूज़ पढ़ लो, या एक हफ़्ते पहले की, चलो एक हफ़्ते पहले की आप बैंकिंग की न्यूज़ पढ़ लो और उनके सब टॉपिक्स बना लो। स्पेशली अगर आप SBI या IBPS का इंटरव्यू दे रहे हो तब भी, तो जो भी बैंक हो गया, स्पेशली उनके बैंक, जैसे मेरा जब SBI का हुआ था, तब SBI ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था, प्रॉफिट का कुछ आया था उनका, ठीक है। तो वो हर किसी से पूछ ही रहते हैं, मतलब 10 में से 8 लोगों से उन्होंने पूछा ही है। इवन उन्होंने ट्विस्ट करने के लिए क्या पूछ लिया, Q4 का रिजल्ट पूछ लिया, जबकि अभी Q3 का रिजल्ट आया था। बट उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए और बच्चों का अवेयरनेस है या नहीं, ये पूछ लिया कि Q4 का रिजल्ट बताओ, जबकि Q4 तो अभी आया ही नहीं है, वो तो मार्च के बाद कंप्लीट होगा, तब हमें पता चलेगा। तो स्पेशली आप जिस बैंक की तैयारी कर रहे हो और वो बैंक न्यूज़ में है, तब उसको तो अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो अब एक हफ्ते की बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ पहले से पढ़ लेना, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी करंट न्यूज़ है, और दूसरा जो भी हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहे हैं, आप उनको कवर करो, ठीक है। तो ये हो गया वीडियोस, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, ये तीनों आपको करनी है। फिनेंशियल अवेयरनेस से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज रखना शेयर मार्केट की, और जैसे IPO वगैरह की, थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, और जो भी इसके अंदर की टर्म्स हैं उनको आप थोड़ा सा, शेयर मार्केट मतलब फिनेंशियल अवेयरनेस की इतनी नहीं है, बट बैंकिंग और इकोनॉमिक्स पे अपनी कमांड अच्छी रखना, ठीक है। बाकी प्रो टिप्स की बात करते हैं अगर कुछ, जो मुझे SBI में मुझे हेल्प किया था। एक तो ऑब्वियसली जो हमारा पैनल था वो बहुत सपोर्टिव था। वो सपोर्टिव था क्योंकि मैं तो सेम ही पर्सन हूँ और मैं सेम ही स्ट्रैटेजी के साथ गई थी, बस अपने आंसर्स को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके गई थी। ये तो है कि अब मैंने वो स्टूपिडिटी नहीं करी कि मैं बस जो मेरे को ऑनेस्टली लगेगा मैं बोल दूँगी, नहीं, मैंने सब चीज़ों के आंसर्स पहले लिख लिए थे, जो भी पॉसिबल आंसर्स थे, ठीक है। तो बोर्ड अच्छा था, बहुत अच्छा बोर्ड था, उन्होंने मुझे इतने अच्छे नंबर दिए, अच्छा तो है ही, खैर। तो हाँ, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाओ, मैंने देखे हैं बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। वो डरते हैं कि आप मुझसे ये ना पूछ लें, मुझे नहीं आ पाएगा, या कुछ और पूछ लें, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में ये ध्यान रखो, आपको सब नहीं आ सकता, आप गूगल नहीं हो, ठीक है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग जितनी ही नॉलेज रखोगे, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी ऐसे हो जो आप आंसर नहीं कर पाओगे, दैट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे इंटरव्यू में SBI के में मैंने गलत आंसर्स भी दिए हैं, इंटेंशनली नहीं, ऑब्वियसली अनइंटेंशनली। मैंने क्वेश्चन स्किप भी करे हैं और मैंने बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए हैं, ठीक है, जिनसे मुझे मार्क्स मिले हैं। तो पर जो मेरे को आंसर्स नहीं आते थे ना, मैं उनके लिए बहुत श्योर थी, मैं बहुत खुले बोल दिया, मुझे नहीं पता ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया था। सो इवन जो सर थे ना मेरे इंटरव्यू में, जो SBI का पैनल था उसमें सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, उस वक्त इलेक्शन था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इन सीट्स पे, मतलब पंजाब का और गोवा का और यूपी का इलेक्शन था शायद, तो मुझे ये पता था कि यूपी में 58 सीट्स पे हैं, पर मुझे बाकी 2 स्टेट्स का नहीं पता था कि उन पे कितनी सीट्स पे उस दिन इलेक्शन था। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, अब मुझे अपनी यूपी में से हूँ मैं, तो मैं यूपी का बता सकती हूँ, मुझे बाकी स्टेट का नहीं पता। तो सर ने मुझसे दोबारा पूछा, अच्छा बाकी स्टेट्स का तो आपको नहीं पता ना? तो मैंने बोल दिया नो सर। मतलब वो मुझे देखना चाहते थे कि मैं कहीं हाइपर तो नहीं हो रही ये बात सोच के कि सामने वाला मुझे दोबारा ही बात पूछ रहा है कि मुझे ये बात नहीं पता या मुझे कोई बात नहीं पता, तो मैं थोड़े डर जाऊँगी। बट मैंने बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी ये सोच रखा था कि मुझे सब नहीं आ सकता और ना किसी को भी कुछ नहीं सब नहीं आ सकता, बट जो आता है उसको अच्छे से बोलो। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और अपने जहन में बिठा लो, नहीं आता भाई नहीं आता, कोई बात नहीं आता, मना कर दो साफ साफ। दूसरी बात, जब भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो ऐसे सोचो आप अपनी फैमिली गैदरिंग में बैठे हो, ठीक है। ऐसे हाइपर मत हो कि सामने बोर्ड बैठा है वो आपको जज करेगा, वो आपको नंबर देगा।
मैंने तो अपने माइंड में बिठाया हुआ था कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने अडल्ट से, अपने एल्डर से, उनसे बात करने वाली हूँ, ठीक है, उसकी तरह। तो मैं बहुत ही फ्रैंकली उनसे बात करी थी। इवन एक सर ने मुझसे पूछा था आपका SBI में अकाउंट है? मैंने बोला नो सर, बट अभी सैलरी अकाउंट खुलने वाला है, ऐसे ज़बरदस्ती में, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी वहाँ पे। एक तो बोर्ड भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे से बहुत ही सूदिंगली वो लोग बात कर रहे थे। पहले एक बोलता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब पूरा सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कि एक साथ ही सब आप पे आके चढ़ रहे हो। तो बोर्ड भी सपोर्टिव, और SBI का बोर्ड सपोर्टिव भी होता है, मुझे तो ये लगता है। SBI, और दूसरी बात SBI नंबर देती भी है, ठीक है। बट IBPS और RRB में आप कभी भी इतने हाई नंबर इतने नहीं देखोगे, मतलब कि इतनी ईजिली सबको मिल जाते हैं। वो तो बाकी एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिनको मिल जाते हैं, या तो उनका बोर्ड बहुत अच्छा होता है और बच्चे फिनोमिनल होते हैं, तो SBI वाले नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बोर्ड बहुत अच्छा होता है उनका, और वो आपको बहुत आराम से सूद कराते हैं कि ठीक है, रिलैक्स, आप दो, आप जवाब दो, ठीक है। तो ये कुछ प्रो टिप्स थी कि एक तो बैक ऑफ द माइंड बी प्रिपेयर्ड दैट यू कैन नॉट आंसर एवरी क्वेश्चन, एंड सेकेंडली जस्ट थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर्स, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ें रखोगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तीसरा, नॉलेज अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत बार वीडियोस वगैरह सुनो, क्योंकि नॉलेज ही चीज़ होती है जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है। हमें कुछ चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकती एक्सेप्ट नॉलेज, तो नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं कि पहले फीमेल को विश करो, फिर मेल को विश करो, भाई जिससे आई कांटेक्ट हो जाए उसको विश कर दो, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने मेल को भी विश करके देखा हुआ है, मैंने फीमेल को भी। हमारी जो चेयरपर्सन थी वो फीमेल ही थी। बहुत इस पर ना डिलेमा है, एक्चुअली मुझे भी है कि एक्चुअली पहले फीमेल को करना चाहिए कि मेल को करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं चेयरपर्सन को करो, बहुत लोग बोलते हैं फीमेल को। सो मेरी तो चेयरपर्सन ही वुमेन थी, बट मैंने पहले उनसे जो थोड़े जूनियर लेवल पे थे उनको विश किया था, बट इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। तो जिससे आई कॉन्टैक्ट हो जाए उससे कर दो, वरना पहले चेयरपर्सन को ही कर लो। नहीं, वुमेन लेडी को कर लो, फिर चेयरपर्सन को कर लो, ठीक है। और हाँ, जब मैं अपने इंटरव्यू रूम से बाहर आई थी ना, तो जैसे हमारा कॉन्फ्रेंस रूम था, तो वहाँ पे बच्चों ने पूछा था कि क्या हुआ इंटरव्यू में, कैसा रहा। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि सब अच्छा था, बस हंसते रहना। मैंने इतना बोला था, और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना पूरी कॉन्फ्रेंस रूम में, वो हंस पड़े थे। उन्होंने बोला इतना कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कि हंस क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही थी कि कॉन्फिडेंस इज दी की। सब में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, वो आएगा नॉलेज से, और आपको सही थॉट होना चाहिए। ये मत सोचना कि आपको सब आंसर्स आने चाहिए, और इंटरव्यू को कभी ब्लफ मत करना, वो आपको पकड़ लेंगे। अगर आपने ब्लफ किया तो 1 सेकंड में वो आपको पकड़ लेंगे और बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उल्टा सीधा जवाब देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैंने जो गलत आंसर दिया था वो मैंने इंटेंशनली नहीं दिया था, वो समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे NRE NRO का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था SBI के इंटरव्यू में, और मैंने तभी बोल दिया था कि मैम 1 सेकेंड प्लीज़, और फिर मैं सिर्फ आंखें बंद करके सोचने लग गई थी। मैम ने कहा कोई बात नहीं, टेक 2 सेकेंड्स। तो समझ गए थे मैं कहीं ना कहीं NRE NRO में थोड़ा सा फंस रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी NRE NRO पे करा, और मैंने उसी में ही गलत आंसर दे दिया था। तो अनइंटेंशनल था, समझ आ गया था उन्हें भी, लेकिन ब्लफ मत करना, ठीक है। पकड़े जाओगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, जब इंटरव्यू हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद बस हाथ जोड़ना और भगवान से प्रार्थना में लग जाना, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा हमारा इंटरव्यू होता है ना, हमें खुद को पता होता है। तो जैसे मेरा RRB का हुआ था, मैं समझ ही गई थी किस लेवल पे मेरा इंटरव्यू हुआ है और मुझे क्या ही नंबर देंगे। मैंने 50 ही एक्सपेक्ट किया था कि चलो 50 तो दे ही देंगे, क्योंकि एट दी एंड भी मैंने इंटरव्यू में जब मैं जा रही थी तो मैंने थैंक यू बोला, उसके बाद मैंने ये बोला था एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड हैव अ नाइस डे। जबकि उन्होंने मेरा दिन ख़राब किया था और मैं इस हालत में थी कि मैं उसी वक्त रो सकती थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ऐसे बोला था। तो मैंने कहा चलो 50 नंबर तो दे ही देंगे, और उतने ही आए 53। यहाँ पे भी मैंने जब कंक्लूड किया था तो यही बोला था, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कंक्लूड करना आप लोग भी, ठीक है। ऐसे नहीं बस थैंक यू बोल के आ जाओ, थोड़ा सा बोल देना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, या फिर हैव अ नाइस डे, ऐसे करके आ जाना। और जब मैं आई थी मैं बहुत खुश थी, मुझे नहीं पता था कैसा हुआ, मतलब ये पता था कि कुछ आंसर गलत दिए, कुछ आंसर गलत नहीं भी आते थे, पर कुछ अच्छे भी दिए, तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, बट ओवरऑल अच्छा हो गया। और एक चीज़ और आई थी मेरे दिमाग में,
हाँ, लैंग्वेज बहुत लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है। सबसे पहले तो आपको अपने बोर्ड की बात सुननी है कि बोर्ड कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, उस लैंग्वेज में प्रेफर करो बोलना। अगर आप इंग्लिश में वीक हो और सामने वाले ने अपने आपसे इंग्लिश में बोला है, तो एटलीस्ट आप एक लाइन इंग्लिश में बोल दो, फिर अपने फ्लो में आप हिंदी में चले जाओ। और वैसे लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में एसबीआई की इंग्लिश लिखा था, पर मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो पूरा हिंदी में गया था। सो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। ब्लफ नहीं करना है बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने आंसर नहीं दिया तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, ऐसा नहीं है। बस जो आप आंसर दो उसको आप इतने अच्छे से दो कि आप आगे पीछे का उसका सब बता दो और अपने इंटरव्यू बोर्ड को एकदम खुश कर दो कि येस दिस पर्सन हैज़ द नॉलेज। उसको जो आता है उसमें उसकी पूरी नॉलेज है, बाकी उसको हो या ना हो। और यही था। होपफुली मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कुछ बच जाए तो यू कैन comment down below and I will answer it. Okay, thank you.